हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 131 के फर्स्ट ब्लॉक का फर्स्ट यूनिट कवर करेंगे, जिसमें हम आधुनिक काल और नवजागरण की चेतना पर डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। आधुनिक युग और नवजागरण की चेतना। परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है। परिवर्तन की इस प्रक्रिया में कुछ प्रवृत्तियां प्रमुखता से उभर कर आती हैं। समय विशेष के आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक रूपों पर उसके चिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। तब उस युग विशेष की प्रवृत्ति के रूप में रेखांकित किया जाता है। यानी कि परिवर्तन जो है वो हमेशा होता रहता है। तो परिवर्तन की वजह से कुछ प्रमुख प्रवृत्तियां जो होती हैं, विशेषताएं जो होती हैं, वो सामने आती हैं उभरकर। समय के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो बदलाव होते हैं वो होते ही रहते हैं, और फिर उसके अनुसार ही एक युग की खास विशेषता हमारे सामने आती है। साहित्य में भी ऐसा ही होता है। जो अभी मैंने बताया, समय के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है, तो साहित्य में भी ऐसा ही होता है। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक रूप से जो परिवर्तन होते हैं वो साहित्य पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इसी कारण से साहित्य में काल विभाजन की सीमा रेखा दृढ़ नहीं हो सकती, वह हमेशा लचीली होती है। यानी कि काल विभाजन की जो सीमा है वो लचीली होती है, वो ठोस नहीं हो सकती, वो लचीली होती है, वो हर समय के साथ साथ बदलती रहती है, तो इसलिए उसे लचीला कहा गया है। रीति काल की कुछ प्रवृत्तियां हमें भक्ति काल में ही दिखाई देने लगती हैं। केशव दास का रचनाकाल भक्ति काव्य का दौर है, पर उसमें रीति काल की प्रवृत्तियां स्पष्ट रूप से मौजूद हैं। यानी कि भक्ति काल जो था उसमें हमें रीति काल की जो कुछ खास विशेषताएं थी, जैसे श्रृंगार वगैरह, तो ये सब भक्ति काल में दिखाई देने लगती हैं। और जो केशव दास, तो इनका जो रचना काव्य था, इनका जो रचना थी, उसमें हमें रीति काल की जो विशेषताएं हैं वो दिखाई देती हैं। केशव दास के रचना काल में जो उन्होंने अपनी रचनाएं की थी। रीति काल में मौजूद घनानंद की प्रेम अभिव्यंजना में आधुनिक युग का परिष्कार है। रीति काल के जो घनानंद थे, ये रीति मुक्त कविता रचनाएं करते थे, तो इनका जो रचनाएं है उसमें आधुनिक युग से संबंधित रचनाएं देखने को मिल जाती हैं हमें। तो इसका मतलब ये है कि किसी समय के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है, और धीरे धीरे जब परिवर्तन धीरे धीरे होता है, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो दूसरा युग आ जाता है। हिंदी साहित्य में रीतिकाल के बाद आधुनिक काल आता है। इसका उत्थान कब से माना जाए, इस विषय पर विद्वान एकमत नहीं है। या रीतिकाल के बाद आधुनिक युग आता है, लेकिन इसका जो आधुनिक युग का समय है वो कब से माना जाए, इस पे विद्वान जो है वो सहमत नहीं है, एक दूसरे से एकमत नहीं है। इस विषय पर मत भिन्नता के अवलोकन से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि भारतीय सामाजिक परिदृश्य पर आधुनिकता तथा हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रस्थान एक नहीं है। यानी कि सामाजिक स्तर पर आधुनिकता और हिंदी साहित्य में जो आधुनिकता है उसका जो स्थान है वो एक नहीं है, वो अलग अलग है। सामाजिक स्तर पर जो भारतीय आधुनिकता थी वो अलग है, और जो हिंदी साहित्य की आधुनिकता है वो अलग है। डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास में डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का आरंभ। ये किसने लिखा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का आरंभ सन 1857 ईस्वी में हुआ, पर भारतवर्ष के आधुनिक बनने की प्रक्रिया की शुरुआत एक शताब्दी पूर्व 1857 ईस्वी में हो चुकी थी। यानी कि इन्होंने कहा कि जो हिंदी साहित्य है उसका जो आधुनिक काल है उसका समय 1857 है, लेकिन उसकी आधुनिकता की शुरुआत 1757 ईस्वी में ही हो चुकी थी। ये कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला की प्लासी के युद्ध में हराया था, यानी कि इसकी जो शुरुआत थी वो 1857 ईस्वी में हो चुकी थी, जब नवाब सिराजुद्दौला जो थे उनका प्लासी का युद्ध हुआ था ना 1757 ईस्वी में। तो जब से ही हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की शुरुआत हो चुकी थी। संस्करण 2010 पृष्ठ 401, इसमें लिखा है इन्होंने ये जो पुस्तक है इनकी, उसके इन पृष्ठ पर लिखा गया है। लेकिन इस स्थापना से पूर्णतः सहमत नहीं हुआ जा सकता। प्लासी के युद्ध के बाद भी विदेशी शक्तियों के हाथों
पराजय का लंबा सिलसिला है, यानी कि इसको भी सहमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि प्लासी का युद्ध जो होता है उसके बाद भी विदेशी शक्तियों के यानी कि अंग्रेज़ों के हाथों पराजय मिली थी नवाब सिराजुद्दौला को। 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई के तुरंत बाद कोई सकारात्मक परिवर्तन दिखाई नहीं देता, यानी कि ये जो लड़ाई हुई थी प्लासी की, इसके बाद सकारात्मक परिवर्तन देखने को नहीं मिला था। सकारात्मक परिवर्तन 1857 की लड़ाई के बाद देखने को मिला था। बच्चन सिंह ने इसी पुस्तक में आगे लिखा है, आधुनिक भारत की नींव पर पहला पत्थर राजा राममोहन रॉय ने रखा, यानी कि आधुनिकता की जो शुरुआत की थी वो राजा राममोहन रॉय ने की। इन्होंने लिखा है बच्चन सिंह ने अपनी बुक में। आधुनिकीकरण के संदर्भ में ही उन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की, यानी कि राजा राममोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? 1828 ईस्वी में की थी ब्रह्म समाज की स्थापना, और ये इनकी बुक के 410 पृष्ठ पर है। दरअसल ब्रह्म समाज की स्थापना ही वह प्रस्थान बिंदु है जहाँ से भारतीय समाज में आधुनिकता और नवजागरण की चेतना विकसित होती है, यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना से ही आधुनिकता और नवजागरण की चेतना विकसित हुई। इन्होंने जो राजा राममोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और इनकी ब्रह्म समाज की स्थापना करने से आधुनिकता और नवजागरण की चेतना विकसित हो गई थी लोगों में। आगे इस प्रक्रिया को प्रार्थना समाज बनाया गया था, फिर केशव चंद्र सेन ने बनाया था, फिर रामकृष्ण मिशन ने विवेकानंद ने बनाया था। ये रामकृष्ण मिशन जो था ये विवेकानंद ने बनाया था, और आर्य समाज दयानंद ने बनाया था। आदि संस्थाओं ने तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी के मंच से एनी बेसेंट ने गति दी। एनी बेसेंट ने क्या बनाई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो इस सब से आधुनिकता की शुरुआत हो जाती है। भारतीय समाज में आधुनिकता की शुरुआत इन सब से हो जाती है। इन सब के प्रयासों का ये परिणाम निकला कि भारतीय समाज मध्य युगीन जड़ता के भावबोध से बाहर निकलकर नए तरीके से समाज और राष्ट्र के बारे में सोचना प्रारंभ किया, यानी कि इन सब चीज़ों से ये जो सोसाइटियाँ संस्थाएं बनाई गई, तो इनके बनने से ये काम हुआ कि ये परिणाम निकला इन सब का कि जो भारतीय समाज था वो मध्य युगीन जड़ था, यानी कि भक्ति तो भारतीय समाज जो था वो भक्ति और रीति से निकलकर वो अपने जो भारतीय समाज के सुधार के बारे में, राष्ट्रीयता के बारे में, समाज को सुधारने के बारे में, इन सब के बारे में सोचने लगा। जैसे कि ब्रह्म समाज में क्या क्या था कि ब्रह्म समाज में कर्मकांड, बाह्यडंबर, जाति प्रथा, ब्रह्म समाज में इन सबको रोका गया था। कर्मकांड, बाह्यडंबर, जाति प्रथा, सती प्रथा का विरोध किया गया तथा अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया गया। इन्होंने ब्रह्म समाज के लोगों ने इन कर्मकांड, बाह्यडंबर इन सब का विरोध किया और अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रसार था उस पर जोर दिया। प्रार्थना समाज से संबंध महादेव गोविंद रानाडे ने मनुष्य की समानता पर बल दिया। तो ये जो थे महागोविंद रानाडे, इन्होंने मनुष्य की समानता पर बल दिया। अब समाज में पहले जैसे भक्ति से संबंधित और रीति से, श्रृंगार से, आशयदाताओं की प्रशंसा से संबंधित रचनाएं नहीं होने लगी थी। अब जो आधुनिकता आ गई थी समाज में, वो राष्ट्र के बारे में, अपने राष्ट्र को, अपने देश को सुधारने के बारे में लोग सोचने लगे थे, तो इसलिए ये सब काम किए गए। फिर आर्य समाज में वेदों को आधार बनाते हुए नैतिक मूल्यों, आर्य समाज ने नैतिक मूल्यों की ओर संकेत किया है, और नैतिक मूल्यों की जो संहिता बनाई उसमें जाति भेद, स्त्री पुरुष समानता, असमानता के लिए कोई स्थान नहीं था, यानी कि सबने अपने अपने तरीके से समाज सुधार पर बल दिया। इन सब प्रयासों से भारतीय समाज में नवजागरण की स्थिति बनी और आधुनिकता की चेतना विकसित हुई, यानी कि ये जो सारे संस्थाएं बनाई गई थी, इनसे ही नवजागरण की स्थिति बन गई और आधुनिकता आ गई लोगों में। इसका प्रभाव हिंदी साहित्य पर पड़ा। मध्यकालीन सामंती मूल्यों से संचालित रीतिकालीन भावबोध अप्रासंगिक हो गया और साहित्य में आधुनिकता की चेतना विकसित हुई। चूंकि इस दौर में भारत
परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। अतः हमारे देश में और उसी के अनुरूप हिंदी साहित्य में परतंत्रता के प्रतिरोध के रूप में राष्ट्रीय चेतना विकसित हुई थी। यानी कि उस समय भारत जो था वो आज़ाद नहीं होता, स्वतंत्रता नहीं मिली थी, तो इस वजह से लोगों में राष्ट्रीयता की चेतना विकसित होने लगी थी। जब लोगों ने देखा कि अंग्रेज हम पर बहुत नए अलग अलग तरीके से जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, तो लोगों में राष्ट्रीयता की चेतना विकसित हुई। लोग सोचने लगे कि हमें भी आज़ादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। हिंदी साहित्य में आधुनिकता की शुरुआत से लेकर छायावाद के शुरू होने तक नव जागरण जनित सुधार प्रयास और राष्ट्रीय चेतना की स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यानी कि हिंदी साहित्य में आधुनिकता की शुरुआत और छायावाद से नव जागरण और सुधार की चेतना, राष्ट्रीयता की चेतना देखने को मिलती है। चाहे भारतेंदु के साहित्य में धन की लूट हो या मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में देश की और नारियों की स्थिति के प्रति विकलता का भाव, ये सब नवजागरण की भी प्रमुख चिंताएं थी। अच्छा, इस समय ये जो आधुनिक काल है, इसमें नारियों के ऊपर विशेष बल दिया गया था। नारियों के साथ जो अत्याचार हो रहा था महिलाओं के साथ, तो उसको खत्म करने पर भी विशेष बल दिया गया था। लोग ये जो भारतेंदु युग था, द्विवेदी युग था, प्रेमचंद प्रसाद युग, इन सभी जो सभी कवि थे, लेखक थे, तो इन्होंने नारियों के ऊपर भी जोर दिया था। इन्होंने नारियों की दयनीय स्थिति के ऊपर लिखा और उनकी स्थिति को सुधारने के लिए जोर दिया उस पर। तो इसलिए ये भी हमें इसमें देखने को मिलता है। इसलिए इस पूरे दौर के साहित्य को नवजागरण कालीन साहित्य कहा जाता है। इस दौर में सारी मतलब राष्ट्रीय चेतना और नारियों के प्रति सहजता, ये सब देखने को मिलता है, तो इसलिए इस काल को नवजागरण साहित्य कहते हैं। हालांकि ये पूरा दौर एक सा नहीं है। साहित्य के रुझान की दृष्टि से इसमें दो अलग अलग प्रस्थान बिंदु हैं। यानी कि ये पूरा दौर एक सा नहीं है, इसमें अलग अलग प्रस्थान बिंदु है, वो भी दो। इसमें नवजागरण कालीन साहित्य को भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में बांटा गया है। जहाँ तक हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की शुरुआत का प्रश्न है, उसे लेकर भी विद्वानों में मतैक्य नहीं है। यानी कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की शुरुआत को लेकर विद्वान एकमत नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी शुरुआत संवत 1900 से अर्थात 1843 ईस्वी से मानी है, लेकिन इसके पीछे कोई तर्क नजर नहीं आता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि 1843 ईस्वी से आधुनिक काल की शुरुआत हुई। 1843 ईस्वी किसी परिवर्तन की सूचना नहीं देता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आधुनिक काल की शुरुआत 1900 ईस्वी से मानी। अगर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत स्वीकार करें तो पूरा भारतेंदु काल इससे बाहर हो जाएगा। डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित, अब ये जो डॉक्टर नागेंद्र थे, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में बच्चन सिंह ने 1857 ईस्वी को हिंदी साहित्य का वो प्रस्थान बिंदु माना। यानी कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की शुरुआत इन्होंने 1857 ईस्वी से मानी। 1857 ईस्वी में भारतीय इतिहास और सामाजिक चेतना का महत्वपूर्ण दृष्टांत है, लेकिन हिंदी साहित्य में 1857 ईस्वी के आसपास के वर्षों में नई चेतना की कोई महत्वपूर्ण रचना नहीं आई। यानी कि 1857 के आसपास जो है नई चेतना की कोई महत्वपूर्ण रचना नहीं हुई है हिंदी साहित्य में, तो इसलिए ये भी नहीं माना गया। रामविलास शर्मा ने 1868 ईस्वी में आधुनिक साहित्य का प्रारंभ माना। डॉक्टर शर्मा का दृष्टिकोण ज्यादा समीचीन है। इस वर्ष से भारतेंदु ने कविवचन सुधा नामक मासिक पत्रिका का संपादन शुरू किया, जो राष्ट्रीय चेतना और आधुनिक भावबोध का संवाहक बनी। तो गाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम आधुनिक युग के विभिन्न कालखंड और उनका नामकरण इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।